स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट passes through a conductor like a high resistance wire, the conductor becomes hot after some time and produce heat. This is called heating effect of electric current. अब इसका मीनिंग क्या है कि जब हमारे पास हाई रेजिस्टेंस वायर है, एक वायर है हाई रेजिस्टेंस का जिसके अंदर हाई इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, तो टी टाइम के बाद में वो क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है। और इस हीट प्रोड्यूस करने को ही हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आखिर हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस ही क्यों होता है करंट की वजह से। तो चलिए देखिए, व्हेन अ बैटरी इज कनेक्टेड टू अ सर्किट एंड करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर, देन द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन बैटरी is converted continuously into kinetic energy of free electrons। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होगी, बैटरी के अंदर होगी हमारे पास केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और ये काइनेटिक एनर्जी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की। अब हम आगे देखते हैं, दीज free electrons collide with the atom of conductor and in the process the kinetic energy of these electrons decreases and temperature of the conductor increases। अब इसका मतलब क्या है कि जब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट करते हैं तो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। और कोलाइड वो किसके साथ करेंगे, कोलाइड करेंगे वो एटम्स के साथ में। जो भी एटम्स होंगे उनके साथ कोलाइड करते हैं और उस कोलिजन की वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन जो टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर होगा हमारे पास, जो टेम्परेचर होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम इसका डेरिवेशन देख लेते हैं। टू फाइंड द हीट जनरेटेड फ्रॉम थर्मल इफेक्ट इन प्योर रजिस्टर, लेट अस एज्यूम अ प्योर रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी से प्योर रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर रहे हैं। लेट आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो वायर का रेजिस्टेंस आर है एंड आई इज करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, और आई है जो करंट है। एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ रेजिस्टेंस इज वी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है कैपिटल वी। इफ़ क्यू चार्ज passes through the resistance in time t, then potential difference developed is V, then work done is equal to charge into potential difference। अब ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा है पोटेंशियल डिफरेंस में कि V इज़ इक्वल टू W अपॉन Q, ये हमने पहले पढ़ लिया था। तो इसकी वजह से हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं W इज़ इक्वल टू V इंटू Q, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अब मैं क्या करूँगा कि जो हमारे पास V इंटू क्यू आया है इसके साथ T से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं V इंटू टी और ये Q अपॉन टी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ W इज़ इक्वल टू वी टी, और ये जो Q अपॉन टी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I में। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि I इज़ इक्वल टू Q अपॉन टी इलेक्ट्रिक करंट में। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज़ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिएगा कि मैं यहाँ पे इक्वेशन इसको दे देता हूँ फर्स्ट, इसको दे देता हूँ सेकंड। अब मैं कंसिडर कर रहा हूँ W इज़ इक्वल टू H, यानी कि जो वर्क डन है, वर्क डन और हीट दोनों ही इक्वल होगी। तो जितना वर्क डन होगा उतनी ही हीट होगी। तो हमने क्या कर लिया कि इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे दिया। तो आप इक्वेशन नंबर सेकंड से और इक्वेशन नंबर थर्ड से आप क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड हम लिख सकते हैं H इज़ इक्वल टू V आई टी। ये इक्वेशन नंबर हमने इसको दे दिया फोर्थ। अब मैं V की जगह यूज़ कर रहा हूँ IR। V की जगह मैंने क्या यूज़ किया, IR। अब ये IR क्यों यूज़ किया, इसका भी रीज़न है कि हमने ओम्स लॉ में पढ़ा था।
ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ में पढ़ा था कि V इज़ इक्वल टू आई आर, वी इज़ इक्वल टू आई आर। तो V की जगह हमने आई आर लिख दिया। तो हम इसको अब आगे क्या लिख सकते हैं? H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका हीट का, ये इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 आपको याद रखनी है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए। जब आपके पास क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और टाइम दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। जब आपके पास रेजिस्टेंस, करंट और टाइम दिया हुआ है तो आप ये फार्मूला लगाएंगे। अब आगे देख लेते हैं कि H इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जो H है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई स्क्वायर के, H जो है वो प्रोपोर्शनल है R के, और H जो प्रोपोर्शनल है वो है T के। अब इसका मीनिंग क्या है कि जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। और ये तीनों पॉइंट्स ही क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ये जूल्स हीटिंग लॉ है और इसको लैंग्वेज की फॉर्म में आप देख सकते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है देख पा रहे होंगे आप स्क्रीन पे। हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस, मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट है heat produced in a resistor is directly proportional to resistance for a given current, H is directly proportional to R. Third point है heat produced in a resistor is directly proportional to the time for which the current flows through the resistor, H is directly proportional to T. तो जो हीट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ करंट के, जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, और जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बनता है वो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड क्लासों में इसके ऊपर क्वेश्चन आए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में ये तीनों पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं।